जय हिंद दोस्तों। मैं अंकुश मिश्रा आप सबका अपने इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज से हम लोग पढ़ने वाले हैं सीडीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की सीरीज जो हमारे इस चैनल पे आज शुरू होने वाली है। तो हम लोग इसके अंदर 2007 से लेकर 2021 तक, मतलब कि रिसेंटली जो एग्ज़ाम 7 फरवरी 2021 को हुआ है सीडीएस का पेपर, सीडीएस 1 का, तो हम लोग सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने वाले हैं। जैसे कि नंबर सिस्टम का जो अभी चैप्टर हमने लिया है, तो धीरे धीरे करते करते जो 30 चैप्टर है सीडीएस के अंदर, हम उनको सब का सब कवर करने वाले हैं आने वाले 6 महीनों में, क्योंकि हमारा नेक्स्ट एग्जाम है 14 नवंबर को। ओके, तो आज का जो चैप्टर हमारा है नंबर सिस्टम, तो इसके अंदर लगभग करके 180 प्लस क्वेश्चन है सारे प्रीवियस ईयर मिला के, सारे प्रीवियस ईयर मिला के 180 प्लस क्वेश्चन है। और 200 से ज़्यादा क्वेश्चन तो मैंने खुद अपने लेक्चर्स की सीरीज में सिखाई है, जो कि लेक्चर भी मेरा बचा हुआ है, चैप्टर भी खत्म नहीं हुआ, बट चैप्टर हमने मोर देन 50% खत्म कर लिया है। इसीलिए मैं नंबर सिस्टम की प्रीवियस ईयर की सीरीज लेके आया हूँ। ओके, अगर आपने वो सारे लेक्चर्स अच्छे से देखे, अगर आप में से कुछ ऐसे भी जिन्होंने लेक्चर्स नहीं देखे फिर भी वो चैप्टर को पढ़े, तो वो भी इस लेक्चर्स को देख सकते हैं। ओके, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने से फायदा क्या होता है, हम लोगों को ना क्वेश्चंस की डायमेंशंस का पता चलता है कि क्वेश्चंस किस डायमेंशन से पूछे जा सकते हैं, क्वेश्चन किस किस वेराइटी के आ सकते हैं। ओके, तो 2007 से लेकर 2021 के बीच में अनेक प्रकार के क्वेश्चन पूछेगा, और इसके अंदर ना क्वेश्चंस का लेवल सीरियसली गाइस बहुत अच्छा होता है, बहुत मतलब एकदम पीक पे होता है इसके अंदर क्वेश्चंस का लेवल। और उसमें भी सबसे बेस्ट चैप्टर कौन सा है, हमारा नंबर सिस्टम, सबसे बेस्ट चैप्टर है ये। मतलब कि ये चैप्टर ना आपके पूरे मैथमेटिक्स का बेस तैयार करता है। अगर आपने नंबर सिस्टम को अच्छे से पढ़ लिया ना, तो आपका पूरा मैथमेटिक्स का एक अच्छे से बेस तैयार हो जाता है। ओके, तो हम लोग लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो हमने 2007 से लेक्चर की, मतलब कि सारे क्वेश्चंस जो है वो 2007 से लेके 2021 के बीच में लिए, तो 2021 तक पहुंचते पहुंचते हम लोग को 6-7 लेक्चर लग जाएंगे। ओके, तो आज हम लोग जितने भी लेक्चर देखेंगे वो में भी 2007, 2008, 2009 और 2010 के क्वेश्चंस होंगे। जितने भी देखेंगे, देखते कितने क्वेश्चंस कवर होते हैं हम लोगों के, क्योंकि 180 प्लस क्वेश्चन है, तो 6 से 7 लेक्चर्स तो लगने वाले इसको ख़त्म करने के लिए। ओके, तो लेट्स गो। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, बाय एडिंग x टू 1 2 5 4 3 9 4 द रिजल्टिंग नंबर बिकम्स 11। मतलब कि इस संख्या में मैं अगर x जोड़ता हूँ तो ये संख्या मेरी क्या होगी, 11 से भाग चली जाएगी। और अगर मैं इसी संख्या में अगर y जोड़ता हूँ तो ये संख्या 3 से भाग चली जाएगी। तो x और y की वैल्यू मुझे बतानी है। तो ये 2007 सीडीएस 1 में पूछा गया था। गाइस देखो यहाँ पे जो बच्चे ना हिंदी मीडियम से रहेंगे, मतलब जो लोग मैथ्स हिंदी में पढ़ते, तो उनको प्रॉब्लम, उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मेरे को क्वेश्चंस के ना हिंदी के जो फॉर्म्स थे ना, वो मेरे को नहीं मिले प्रीवियस ईयर बुक्स में, तो मुझे इंग्लिश में मिले, तो मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। तो आपको उससे कोई दिक्कत नहीं पड़ने वाली, नहीं कि हम लोग कैसे पढ़ेंगे इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। आपको सिर्फ क्वेश्चंस के कंसेप्ट को समझना है। बाकी आपका मीडियम कोई भी हो, मैथ्स के लिए कोई मीडियम नहीं होता, मैथ्स के लिए केवल एक ही मीडियम है, वो है नंबर्स। ओके, क्वेश्चंस को समझना जरूरी है। तो मैं क्वेश्चंस को पढ़ूंगा, इंग्लिश में समझाऊंगा, हिंदी में, तो ये चलेगा बाइलिंगुअल लेक्चर। ओके, तो लेट्स गो। देखो अब क्वेश्चन क्या बोला है मेरा, 1 2 5 4 9 3 4 में मैं अगर x जोड़ता हूँ तो ये मेरा क्या होगा, ये मेरा 11 से भाग चला जाएगा, मतलब ये 11 का मल्टीपल होगा। तो ये 11 का मल्टीपल होने के लिए इसको 11 बनना पड़ेगा, 0 बनना पड़ेगा। हमने दो रूल डिविजिबिलिटी रूल में देखे। फिर उसके बाद में इसी में नंबर में अगर 1 2 5 4 9 3 4 में मैं अगर y जोड़ता हूँ तो ये नंबर 3 का मल्टीपल बन जाएगा। किसका मल्टीपल बन जाएगा, 3 का मल्टीपल। ओके, तो हम दोनों को इस क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए इन दोनों को हम लोग को डिविजिबिलिटी रूल पता होने चाहिए, 11 के भी और 3 के भी। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल मेरा क्या था कि ऑड और इवन प्लेस के डिजिट्स को ऐड करना और उनको सब्ट्रैक्ट करना। ओके, और अगर सब्ट्रैक्ट करने के बाद देखना कि उनका जो आंसर है वो 11 का मल्टीपल है कि नहीं है, वो 11 का मल्टीपल होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए। ओके, तो देखो यहाँ पे 5 1 6, 6 और 9 15, 15 और 4 19। ओके, तो 19 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 4 2 6, 6 3 9। अगर 19 में से 9 गया तो कितना बचेगा, 10 बचेगा। तो 10 में मैं कितना जोड़ूँ कि ये 11 का मल्टीपल बन जाए। जाहिर सी बात है मेरे x की वैल्यू कितनी होगी, मेरे x की वैल्यू 1 होगी। फिर उसके बाद में 3 के लिए क्या है,
3 के लिए याद रखना हमेशा 3 का मल्टीपल कैंसिल करने की कोशिश करना। तो मैं यहाँ से 3 का मल्टीपल कैंसिल करता हूँ, तो 2 1 3 5 4 9, 9 कैंसिल 3 कैंसिल, तो यहाँ पे कितना बच गया मेरा 4 प्लस वाई। अब वाई के मेरी 2 वैल्यू पॉसिबल है। अब मेरे को इसको 3 का मल्टीपल बनाने के लिए 4 प्लस वाई को एक तो 2 होना पड़ेगा या फिर वाई को -1 होना पड़ेगा, क्योंकि 4 2 6 होता है और 4 -1 3 होता है, तब जाके मेरा ये पूरा 4 प्लस वाई 3 का मल्टीपल बनेगा। तो देखो 2 तो ऑप्शन में कहीं नहीं है, ऑप्शन में क्या है मेरा -1, तो वाई की वैल्यू मेरी कितनी होगी -1 होगी, तो x की वैल्यू मेरी 1 और y की वैल्यू -1, तो ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर है। देखो क्वेश्चंस ना सिंपल होते हैं, बस ना क्या होता है ना, क्वेश्चंस को देखने का तरीका, क्वेश्चंस को देखने का तरीका और अंडरस्टैंड करने की कैपेसिटी, वो डिपेंड करता है कि आपने कितनी प्रैक्टिस की है। ओके, तो नंबर सिस्टम में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे जहां पे आपको बहुत सारी प्रैक्टिस की जरूरत है, तब जाके आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो अभी भी जिसके मन में ये भ्रांति रहेगी कि मतलब कि मैं धीरे धीरे पढ़ता रहता हूँ, मैं एग्जाम के 2-3 महीने पहले पढ़ के कवर कर लोगे, वो सिर्फ और सिर्फ आइंस्टाइन कर सकता है, बस नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं कर सकता। इसीलिए आपको सीडीएस के लिए मिनिमम 6 मंथ्स की प्रिपरेशन ज़रूरी है, ताकि आप उसके कट ऑफ को क्लियर कर सको। मिनिमम 6 मंथ्स की प्रिपरेशन। ओके, चलो सेकंड क्वेश्चन पे देखो, अ 10 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 4, एक 10 डिजिट की संख्या है वो डिविजिबल बाय 4 एज वेल एज बाय 5। तो मैं एक नंबर ले लेता हूँ, ABCDEFGH IJ, ये मेरा 10 डिजिट का नंबर हुआ। ओके, ये किस किस से डिविजिबल है, ये तो एक 4 से भी डिविजिबल है और एक 5 से भी डिविजिबल है। ओके, व्हाट कुड बी द पॉसिबल डिजिट एट द 10th प्लेस इन द गिवन नंबर। 10th प्लेस मतलब ये, मतलब कि हम लोग को आई और जे के बारे में बात किया गया, तो ये होता है मेरा 10th प्लेस और ये होता है मेरा यूनिट प्लेस। ओके, यूनिट प्लेस होता है। अब ये देखो, अब क्या बोला गया है, देखो 4 का डिविजिबिलिटी रूल मेरा क्या आता है, 4 का डिविजिबिलिटी रूल मेरा होता है कि एंडिंग का 2 नंबर डिवाइड होना चाहिए, तब वो मेरा पूरा संख्या 4 से डिवाइड होगा। और 4 और 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है मेरा, कि मेरा एंडिंग का जो नंबर है एक तो वो 0 हो या फिर वो 5 हो, एक तो 0 हो या फिर वो 5 हो। अब देखो यहाँ पे मुझको चारों ऑप्शन में कहीं तो 5 दिखाई नहीं दे रहा, मतलब जाहिर सी बात है मेरा जो जे का वैल्यू होगा तो 0 ही रहा होगा, कंफर्म। अब देखो जैसे ही मेरे को मेरे जे की वैल्यू 0 मिली, तो मतलब ये ऑप्शन सी और ऑप्शन बी तो वैसे ही निकल गया। यहाँ पे हमारा एलिमिनेशन मेथड काम है, कि मेरे को मालूम पड़ गया अगर मेरा जे 0 है तो मेरे 10th प्लेस के ऊपर देखते कौन कौन सा नंबर आ सकता है, ताकि वो 4 और 5 दोनों से डिवाइड हो। ओके, 10th प्लेस पे जो नंबर बैठेगा उसके लिए डिपेंड करता है कि वो उसका यूनिट प्लेस डिजिट क्या है, लास्ट का डिजिट क्या है, कि वो 4 से डिवाइड हो। अब ये देखो, अब यहाँ पे देखो 2 ऑप्शन है, एक तो है 0 1 2 4 6 और एक है 0 2 4 6 8। 0 1 2 4 6 2 1 4 6 2 4 और 6। ओके, और फिर 0 2 4 6 या फिर 8। अब इसमें से ऑप्शन क्या है, तो आपको देखते ही पता चल जाए कि ये ऑप्शन मेरा डी है। अब ऑप्शन डी कैसे मेरा, अब ये देखो, अब यहाँ पे मैं अगर कॉम्बिनेशन बनाता हूँ 0 के साथ, क्योंकि वाई क्या है, क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है मेरा जे तो मेरा 0 है ना, तो अगर मैं 0 के साथ में इनका कॉम्बिनेशन बनाऊँ तो 1 और 0, 2 और 0, 4 और 0, 6 और 0। ओके, और यहाँ पे अगर कॉम्बिनेशन बनाऊँ, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, 2 और 0, 4 और 0, 6 और 0, 8 और 0। अब ये देखो, इन दोनों में से अगर ये चारों संख्या 4 और 5 से पूरी भाग हुई तो आंसर ये होगा, अगर ये चारों संख्या 4 और 5 से पूरी भाग हुई तो आंसर ये होगा। अब ये देखो 40 4 से भाग जाता है, 20 जाता है, 60 जाता है, लेकिन 10 4 से भाग नहीं जाता, तो इसलिए ऑप्शन ए मेरा आंसर नहीं होगा। तो ऑप्शन डी क्या होगा, ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी मेरा क्या होगा, राइट आंसर होगा, क्योंकि मेरा 20 40 60 और 80 ये चारों संख्या 4 और 5 दोनों से भाग जाती है। ओके, सिंपल क्वेश्चन था। अब ये देखो, व्हाट लीस्ट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दी 2 6 9 4 2 5 1 8 so that the resulting number is divisible by 3 but not 9। मेरा रिजल्टिंग नंबर जो होगा, मैं इसमें से ऐसा क्या सब्ट्रैक्ट करूं कि मेरा रिजल्टिंग नंबर जो आंसर मेरे को मिलेगा वो सिर्फ 3 से भाग जाए, 9 से भाग न जाए। ओके, तो देखो इसका सॉल्यूशन कैसे आएगा।
3 का डिविजिबल रूल मैंने आपको क्या बताया, सारे डिजिट्स का सम 2 6 4 2 6 4 9 2 5 1 8। अब इसमें से मुझे क्या करना है, मुझे कोई तो नंबर सब्ट्रैक्ट करना है। मैंने मान लिया वो x है मेरा, मैंने क्या मान लिया, वो मेरा x है। ओके, तो ये हमने लिख लिया। अब इसके अंदर देखो 3 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने क्या पढ़ाया था। अब इसके अंदर हम लोग 2 केस करके देख सकते हैं। एक तो हम लोग इसको कैंसिल करें या इसका सारा सम ले ले। कैंसिल करके देखते क्या आता है। देखो 6 कैंसिल हुआ, 4 2 6, फिर उसके बाद में 9 कैंसिल हुआ, 2 1 3 कैंसिल हुआ, फिर क्या मेरा 8 5 13 होता है। तो यहाँ पे कितना मिल गया मेरे को, 13 मिल गया, 13 माइनस एक्स। तो मैं 13 में से 3 निकाल सकता हूँ। 13 में से ये देखो, 13 में से अगर मैं 3 माइनस करता हूँ तो भी मेरा 3 से डिवाइड होगा। अगर 1 माइनस करता हूँ तो भी मेरा ये 3 से डिवाइड होगा। अगर 13 में से मैं 4 माइनस करता हूँ तो भी मेरा 3 से डिवाइड होगा। अगर मैं 13 में से 7 माइनस करता हूँ तो भी ये मेरा 3 से डिवाइड होगा। तो मतलब कि ये जो मेथड है, अब देखो यहाँ पे क्या बोला, एटलीस्ट एकदम लीस्ट नंबर बोला है जो कि सिर्फ 3 से डिवाइड हो लेकिन 9 से नहीं हो ना। तो ये मेथड हमारा काम नहीं आएगा। तो हम लोग को दूसरा मेथड लगा के देखना पड़ेगा। ओके, तो हम लोग दूसरे मेथड पे जाते हैं जो है हमारा समेशन वाला मेथड। समेशन मेथड क्या है मेरा, 2 6 9 4 4 9 2 5 1 8 माइनस समथिंग x 1 8। तो मेरे को क्या करना है, मुझे को इन सबको जोड़ देना है। ओके, देखो 2 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 8 माइनस एक्स। अभी देखो 6 2 8 8 4 12 12 9 21 21 2 23 23 और 5 28 28 से 29 29 और 8 कितना होता है 37। तो 37 माइनस एक्स। तो मैं इस अब 37 माइनस एक्स, अब एक्स की वैल्यू मेरी क्या है, ये चारों में से कोई भी एक ऑप्शन हो सकता है। वो 3 से डिविजिबल हो बट 9 से डिविजिबल ना हो, ये याद रखो, ये कंडीशन है। लाइक अगर मैं यहाँ पर एक्स की वैल्यू 1 रखता हूँ, एक्स की वैल्यू 1 रखता हूँ तो ये कितना बन जाएगा मेरा 36। ओके, अगर मैं एक्स की वैल्यू 2 रखता हूँ तो ये कितना बन जाएगा 35। अगर मैं एक्स की वैल्यू 3 रखता हूँ तो ये कितना बन जाएगा 34। और अगर मैं एक्स की वैल्यू 4 रखता हूँ तो ये बन जाएगा मेरा 33। अभी देखो 34 और 35 ये तो ना 9 से जाते ना 3 से जाते, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही निकल जाएगा। मतलब ये क्या 2 और 3 कहाँ से आ गए, तो थे ही नहीं। 1 रखा फिर 3 रखना है ना, एक्स की वैल्यू 3, मतलब ये बन जाएगा हमारा 34। फिर उसके बाद 7 रख, 4 तो रखा है, फिर 7 रखना है 7। 7 रखने पे कितना बन जाएगा 30 बन जाएगा ना। अब ये देखो, अब इसमें देखो, अब इसमें 34 तो मेरा ना 9 से जाता है ना 3 से जाता है, तो ये ऑप्शन तो निकल गया, मतलब 3 वाला ऑप्शन निकल गया। अब इसके बाद अभी देखो ये भी मेरा 3 से भाग जाता है, ये भी 3 से जाता है और ये भी 3 से जाता है मेरा। अब उसने क्या बोला 3 से भाग जाना चाहिए लेकिन 9 से नहीं, लेकिन 36 मेरा 9 से भाग जाता है, इसलिए 1 वाला ऑप्शन भी निकल जाएगा। तो 1 भी निकल गया मेरा। तो अब क्या बचता है मेरा, एक तो 4 बचता है, एक तो 7 बचता है, 33 और 30। तो इसमें क्या बोला है लीस्ट नंबर, सबसे छोटी वैल्यू। तो इन दोनों में सबसे छोटी वैल्यू क्या है मेरी, एक्स की वैल्यू 4। तो यहाँ पे सी मेरा क्या होगा 4 हो जाएगा। लीस्ट वैल्यू यहाँ पे 30 समझ के साथ मत मार देना। लीस्ट वैल्यू क्या, एक्स की लीस्ट वैल्यू की आप कितना माइनस करोगे, तो आप 4 सबसे छोटी संख्या जिसको आप माइनस करोगे तो ये पूरी संख्या सिर्फ 3 से भाग जाएगी, 9 से भाग नहीं जाएगी। ओके, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी मेरा आंसर होगा। तो इसलिए मेरा डी भी आंसर नहीं होगा। अब ये देखो विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज कंपोजिट नंबर। अब देखो यहाँ पे आपको 2 नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए। एक तो हमारा होता है प्राइम नंबर्स और एक हमारा होता है कंपोजिट नंबर। ओके, क्या होता है कंपोजिट नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होता है, जिसके केवल 2 फैक्टर्स होते हैं। जैसे अगर एक संख्या a है तो केवल वो केवल 1 से भाग जाएगा या फिर वो सिर्फ खुद से भाग जाएगा, उसके केवल 2 फैक्टर्स होंगे। और अगर कोई ऐसी संख्या b है जो खुद एक से ही भाग जाए, खुद से ही भाग जाए और कोई एक फैक्टर ऐसा हो जो b का मल्टीपल हो, जो b का मल्टीपल हो वो उससे ही भाग जाता हो, तो वो मेरा क्या बन जाएगा, वो कंपोजिट फैक्टर। मतलब जिस नंबर्स के पास 3 या 3 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं वो मेरा कंपोजिट नंबर होता है, और जिस नंबर के पास केवल 2 फैक्टर्स होते हैं वो मेरा प्राइम नंबर होता है। ओके,
तो इसमें से आपको देखते मालूम पड़ता रहेगा कंपोजिट नंबर का है, वो है मेरा ऑप्शन ए 589। ये 19 से पूरा भाग जाता है, 589 डिवाइडेड बाई 19, 19 ત્યાં 57 कैरी 1, 19 एकम 19, ओके 31 टाइम्स आता है ये 19 से, मतलब कि ये मेरा क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। अब आपके मन में सवाल रहेगा कि ये डायरेक्ट आंसर कैसे मिला। देखो प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, ये सब पहचानने के लिए ना तो आपको नंबर्स का पूरा मतलब कि अगर आप नंबर को देखो ना तो आपको नंबर की कुंडली पता चलनी चाहिए कि हाँ ये नंबर इसका स्क्वायर है, ये इसके स्क्वायर के नज़दीक है, ये इसके इतने फैक्टर्स बन सकते हैं, इसके इतने नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स होंगे, वो सारा कैलकुलेशन आपको, तो उसको देखते मतलब कि किसी भी नंबर को देखो ना तो उसकी सारी कुंडली आपके सामने आ जाए, और वो सिर्फ और सिर्फ आती है प्रैक्टिस से, सिर्फ उसे आती है वो प्रैक्टिस से। आपको क्या होना चाहिए मालूम है क्या, 1 से लेके 50 तक का स्क्वायर तो एक तो सबसे पहले याद हो आपको, फिर 1 से लेके 40 तक का क्यूब वो भी आपको याद हो। इतना जब आप कर लोगे ना तो कुछ एक नंबर की अच्छी खासी नॉलेज आपको मिल जाएगी, ताकि आप नंबर दिखते पहचान सकते हो हाँ ये इसके स्क्वायर के पास है, ये उसके स्क्वायर के पास नहीं है, समझ गए आप। तो ऐसे क्वेश्चंस अगर आपको एग्जाम मिले, अगर देखते ही क्लिक होता है तो ठीक, अगर नहीं होता है तो स्किप मारो उसको, उसको लास्ट में करने का। जब कभी भी कंपोजिट नंबर या प्राइम नंबर्स पहचाने बोले, खास करके कंपोजिट और प्राइम नंबर्स में ना एकदम सेफली रहने का। अगर आंसर नहीं आ रहा है तो छोड़ दो, क्योंकि वहाँ पे आंसर गलत होने के चांसेस होते हैं। अगर दिमाग में क्लिक नहीं हुआ कि हाँ इसके फैक्टर से बन सकते, तो माइनस मार्किंग लेके कोई मतलब नहीं है, वहाँ पे क्वेश्चन छोड़ दो, वो आप उसके बेनिफिट में रहोगे आप, ओके। चलो, क्योंकि ऐसा टाइप के क्वेश्चंस में एक ही चीज़ होती है, एक तो आंसर आता है नहीं तो नहीं आता है, बस। अगर प्रैक्टिस है तो आंसर आएगा, अगर नहीं है तो नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इफ a रेज टू n प्लस b रेज टू n इज डिविजिबल बाय a माइनस b, इज डिविजिबल बाय a माइनस b, ओके। तो इसका आंसर देखते हैं, आपको पता चलता रहेगा। इसका आंसर ऑप्शन डी है, फॉर नो इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n, क्योंकि मैंने जब आपको पढ़ाया था a रेज टू n प्लस b रेज टू n फैक्टर्स के बारे में, तो मैंने क्या बोला था कि a रेज टू n की वैल्यू, अब मेरे n की वैल्यू क्या हो सकती है यहाँ पे, एक तो मेरे n की वैल्यू इवन हो सकती है या फिर मेरे n की वैल्यू ऑड हो सकती है, बस इन दोनों से ज़्यादा कुछ नहीं होगी वो, ओके। तो फिर अगर मैं n की वैल्यू इवन रखता हूँ, लाइक मैं अगर स्क्वायर लेता हूँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो इसमें से ना मेरे को a प्लस बी मिलेगा ना तो a माइनस बी मिलेगा, तो इवन तो मेरी होगी नहीं। और अगर मेरी ऑड रखता हूँ मैं इसकी वैल्यू a रेज टू a, चलो क्यूब ले लेता हूँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो इसका एक फैक्टर मेरे को मिलेगा a प्लस बी, ओके। अभी देखो इसका एक फैक्टर और रखने पे क्या मिला, a प्लस बी मिला, बट यहाँ पे क्या मेरा a माइनस बी है, तो ना ही ये इवन के लिए a माइनस बी देगा, ना ही ऑड के लिए a माइनस बी देगा, तो मतलब n की किसी भी वैल्यू के लिए ये a माइनस बी नहीं देगा। इसलिए ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर है। अगर a रेज टू n प्लस b रेज टू n, अगर n की वैल्यू मेरी इवन है तो ये ना ही मेरा a माइनस बी देगा और ना ही मेरा a प्लस बी देगा। अगर मेरे n की वैल्यू ऑड है तो ये सिर्फ और सिर्फ a प्लस बी देगा, बस a माइनस बी नहीं देगा ये, ओके। तो इस क्वेश्चन का आंसर इतना ही था, इसका ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। फिर उसके बाद में ये देखो, इफ x एंड y डिनोट रिस्पेक्टिवली द एरिया and the sum of the length of the diagonals with length 1 unit and breadth half unit, which one of the followings are correct, okay, then which one of the following is correct। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, इस क्वेश्चन बोला है कि हमारे पास एक रेक्टेंगल है, ओके। अब उस रेक्टेंगल में क्या है, जो मेरा लेंथ है वो 1 यूनिट का है, जो मेरा लेंथ है वो 1 यूनिट का है, और जो मेरा ब्रेड्थ है वो कितना है, हाफ यूनिट का है, मतलब मेरी लंबाई 1 यूनिट की और चौड़ाई आधे यूनिट की है, ओके। तो इसके अंदर 2 डायगोनल्स होंगे इसके पास, ओके। तो क्या बोला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अभी देखो यहाँ पे x क्या बोला है, x मेरा बोला गया है एरिया, और y मेरा बोला गया है सम ऑफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स, मतलब कि इसके जो विकर्ण है उन दोनों का सम ऑफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स, ओके। अब देखो अगर मेरे को x निकालना है तो मेरे को x कैसे मिलेगा, x मेरा क्या एरिया है, तो मतलब मेरे को 1 यूनिट इंटू हाफ यूनिट करना होगा, तो 1 इंटू हाफ मेरा कितना होता है
1/2 होगा, 1/2 यूनिट स्क्वायर, ये मेरा क्या होगा, मेरा एरिया होगा। ओके, और अगर मेरे को y निकालना है तो y मेरा क्या है, डायगोनल। अगर मैं इसको d1 बोलूँ और इसको d2 बोलूँ, ओके, ये मेरा d1 है और ये मेरा d2 है, तो मेरे को d1 और d2 का सम निकालना है। उसके पहले मेरे को डायगोनल निकालना पड़ेगा, क्योंकि दोनों डायगोनल क्या होंगे, सेम होंगे। तो डायगोनल निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, d1 और d2, तो डायगोनल का मेरा फॉर्मूला क्या होता है, और जैसे अगर मैं ये d1 लेता हूँ तो ये अगर मेरा राइट एंगल ट्रायंगल बनता है तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ अपना ना। तो d1 क्या, d1 या d2 दोनों मेरा सेम ही होगा, तो 1 स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, मतलब अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1/4, ये तो 1 बन जाएगा मेरा, 1 प्लस 1/4, मतलब ये कितना बन जाएगा, ये देखो 4, 4 1 सा 4 प्लस 1 5, मतलब √5/4। अब इसमें भी ये कितना बन जाएगा मेरा, √5/2। ओके, क्योंकि 4 मेरा 2 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे मेरे को d1 d2 की वैल्यू मिल गई, तो √5/2 प्लस √5/2 इक्वल्स टू, अब ये दोनों का बेस सेम है तो 2 डिवाइडेड बाई 2 √5, 2 से 2 कैंसिल, क्या मिल गया मेरे को, √5 मिल गया। अभी देखो मेरे x की वैल्यू कितनी आई है, हाफ, और y की वैल्यू मेरी आई है √5। ये मेरा क्या, ये मेरा रैशनल है। रैशनल मतलब क्या होता है, जिसको मैं p/q के फॉर्म में लिख सकूँ। रैशनल मतलब क्या होता है, जिसको मैं p/q के फॉर्म में लिख सकूँ, और इसको मैंने p/q के फॉर्म में लिख दिया है, p/q के फॉर्म में इसको लिख दिया। और रैशनल क्या होता है, √5 की कोई एक मतलब की वैल्यू है, लेकिन उसका एंडिंग कितना है किसी को नहीं मालूम। ओके, रूट, जैसे कि अगर मेरा √2 का वैल्यू तो वो कितना होता है, 1.14312, मतलब वो बढ़ता रहता है, उसका एंडिंग कितने किसी को नहीं मालूम, इसीलिए वो इरेशनल में आता है, मतलब कि जिसको p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हम लोग। तो x मेरा क्या है, x मेरा रैशनल है, और y मेरा क्या है, y मेरा इरेशनल है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ओके, अभी ये देखो, ओके, अब ये वाला सवाल देखो, इन अ डिविजिबल ऑपरेशन डिवीजन इज 5 टाइम्स, यहाँ पे डिवाइजर आएगा, मतलब कि हमारा जो भाजक होता है, इज 5 टाइम्स द क्वोशंट, मतलब कि मेरा जो भाजक है, मतलब मेरा जो डिवाइजर है वो 5 गुना है किसका, क्वोशंट यानी कि भागफल का, और दुगना है किसका, रिमाइंडर का। इफ द रिमाइंडर इज 15 देन व्हाट इज द डिविडेंड, डिविडेंड मतलब मेरा भाज्य, मतलब जिसको मैं भाग दे रहा हूँ। ओके, मतलब ये देखो सीधा सीधा मैंने यहाँ पे भाग लिखा, यहाँ पे मेरे को रिमाइंडर 15 बोला, और मेरे को यहाँ की वैल्यू पूछी है कि मेरे डिविडेंड की वैल्यू क्या आएगी, डिविडेंड मेरा यहीं पे बैठता है। ओके, अब यहाँ पे क्या बोला गया, देखो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को ना इसी प्रकार से सॉल्व किया करो। अगर आप इक्वेशन बनाने में जाओगे ना तो वहाँ पे टाइम लग जाएगा, सीरियसली वहाँ पे टाइम लगता है। ये देखो क्या बोले, रिमाइंडर इज 15, अब यहाँ पे बोले डिवाइजर इज 5 टाइम्स द क्वेश्चन एंड ट्वाइस द रिमाइंडर। मेरा जो डिवाइजर है वो रिमाइंडर का दुगना है, तो रिमाइंडर कितना, 15, तो इसका दुगना कितना होगा, इसका दुगना होगा 30। ओके, अब क्या बोला है, डिवाइजर इज 5 टाइम्स द क्वोशंट, ये जो मेरा डिवाइजर है मतलब 30 है, वो 6 गुना है किसका, क्वोशंट का, क्वोशंट का 6 गुना है। तो ये किसका 6 गुना है, 30 डिवाइडेड बाई 6 कितना होता है मेरा, 5 होता है। ओके, तो क्वोशंट का 6 गुना कितना होगा, 30 होगा, मतलब मेरे क्वोशंट का 6 गुना, क्वेश्चन का 6 गुना कितना हो रहा है, डिवाइजर है, तो मतलब यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे मेरा 5 आएगा। जब कोई भी ऐसा बोले डिवाइजर इज 5 टाइम्स द क्वोशंट, डिवाइजर इज 5 टाइम्स द क्वोशंट, तो जितने टाइम्स बोला है ना उसी को डिवाइजर से भाग दे दो तो क्वोशंट आपको मिल जाएगा। ओके, सिंपल। तो इस ये किसका, वेट 6 से भाग दिया ना, 6 से भाग दिया ना, तो यहाँ पे 5 से भाग देना अपने को, यहाँ पे 5 से भाग देंगे तो आंसर कितना आएगा, 6 आएगा, तो यहाँ पे 6 मिल जाएगा अपने को। मेरा डिवाइजर 5 गुना है किसका, 6 का, 6 का 5 गुना कितना होता है, 30 होता है, तो यहाँ मेरे को मिलेगा। अब ये नंबर निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था अपना, 30 × 6, 30 × 6, उसके बाद में प्लस रिमाइंडर, मतलब डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, मतलब ये 180 प्लस 15 कितना मिल जाएगा मेरे को, 195 मिल जाएगा। इसका फॉर्मूला आपने पढ़ा ही होगा ना कि डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा ही होगा। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को ना ऐसे ही सॉल्व किया करो।
जब कोई भी आपको क्वेश्चन निकालना पड़े तो जितने टाइम्स बोला है डिवाइजर इज 5 टाइम, अगर डिवाइजर आपको रिमाइंडर से मिल गया तो उसको उसी उतने टाइम्स डिवाइड कर दो जो डिवाइजर के बाद दिखा। अगर आप इसको 5 से डिवाइड करते हो 30 डिवाइड बाई 5 तो कितना मिल जाएगा आपको 6 मिल जाएगा, और यही आपका क्या होगा क्वेश्चन होगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट, ये बहुत मस्त क्वेश्चन है, ये आईएमपी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की फ्रीक्वेंसी 2009 से लेकर 2021 तक कभी कमी नहीं होती। इसमें से अगर एक ना एक क्वेश्चन तो चांसेस बहुत होते हैं, मतलब कि 99% चांस होते हैं कि ऐसा एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। क्वेश्चन के मेरा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, 2222 मतलब 222 अब ये नंबर मेरा किससे भाग जाता है 222। अब देखो मैंने आपको नंबर सिस्टम में सिखाया है, अगर आपने लेक्चर्स नहीं लिया तो लीजिए, या फिर जिसने पढ़ लिया है तो उसको तो ये पता ही होगा कि अगर कोई 6 अंकीय संख्या है, कोई अगर 6 अंकीय संख्या है लाइक ट्रिपल ए, अगर वो नंबर 6 बार रिपीट हो रहा है खुद, तो वो 7 से भाग जाता है, 11 से भाग जाता है, 13 से भाग जाता है, 7 11 13 से भाग जाता है, वो 3 से भी भाग जाता है, और वो 37 से भी भाग जाता है। ओके, वो 7 11 13 और 37 इन तीनों नंबर से भाग जाता है वो। ओके, तो यहाँ पे देखिए अभी 2222 है, तो ये जो मेरा नंबर है वो मेरा 7 से भाग जाएगा, 11 से भाग जाएगा, 13 से भाग जाएगा, 3 से भाग जाएगा और 37 से भाग जाएगा। अब मैंने 7 11 13 3 और 37 का आपको बताया कि ये कैसे भाग जाता है, फिर से एक बार बता देता हूँ मैं, फिर से मिट गया ये। ओके, अब ये देखो, अब जैसे कि मैं अगर 222 को मैं अगर ऐसे लिखूँ, 000 लगा के 2000 यहाँ पे 222, तो ये संख्या वही है ना। अब 222 मेरा क्या होता है, अब अगर मैं 37 इंटू 6 करूँ तो वो मेरा होता है 222। 37 एक स्पेशल नंबर है, इसलिए इसका 37 इंटू 6 और 37 इंटू 3 याद रखो। 37 इंटू 3 मेरा कितना होता है 111 होता है, और 37 इंटू 6 मेरा होता है 222। तो ये संख्या ही मेरा 3 से भाग जाए, मतलब 37 से भाग जाएगा, और ये संख्या ही मेरा 37 से भाग जाएगा। अब 6 के अंदर मेरा क्या छुपा हुआ है 37 इंटू 6 मतलब 2 इंटू 3, मतलब ये संख्या 37 से भी जाएगा और 3 से ही भाग जाएगा। ये संख्या 37 से भी जाएगा और 3 से ही भाग जाएगा मेरा। ओके, और 7 11 13 से कैसे जाएगा 2 2 2 2 2। अब 7 11 13 का रूल मैंने क्या बताया था, 7 11 13 तीनों से चेक करने के लिए एक ही रूल है, आप इन लोगों को ना एक 3 3 का पेयर बना, उनको सपरेट कर दो, तो सपरेट करने पे आंसर कितना आएगा 0 आएगा। 222 में से 222 निकलेगा, तो 0 मेरा क्या है, 0 मेरा 7 से भी डिवाइड होता है, 11 से भी डिवाइड होता है, और 13 से भी डिवाइड होता है, और 3 से भी होगा, और ये 37 से भी होगा। समझे, तो 3 और 37 का तो हमने यहाँ पे देख लिया। फिर उसके बाद में 7 11 13 का ये देख लिया रूल डिविजिबिलिटी। अगर आपने थ्योरी नहीं पढ़ा है तो बहुत बड़ी गलती होगी, थ्योरी पढ़ो जाके। ओके, डायरेक्ट इसके ऊपर कूदना, आपको बेनिफिट कुछ नहीं मिलने वाला इससे। अगर थ्योरी पता है, कंसेप्ट पता है, तो क्वेश्चंस पे आओ सीधा प्रीवियस ईयर। मैंने 50% से ज़्यादा, मिनिमम 70% नंबर सिस्टम चैनल पे ख़त्म करवा दिया, और अभी और लेक्चर्स अपलोड होना बाकी है उसके ऊपर। ओके, तो आप जाओ उनको देखो, जिसने नहीं पढ़ा है, जिसने पढ़ा है तो वो लेक्चर देखो, क्योंकि उसको समझ में आ रहा होगा इसीलिए। ओके, तो ये देखो, ये क्या है 3 7 11, तो यहाँ पे 3 भी है, यहाँ पे 7 भी है, यहाँ पे 11 भी है, तो ये नंबर इसका ऑप्शन क्या आएगा डी आएगा। ये तीनों से भाग जाएगा। यहाँ पे और लिख सकते हैं हम लोग, 37 से ही भाग जाएगा, 13 से ही भाग जाएगा, और ये इवन नंबर है तो ये 2 से ही भाग जाएगा। बट इन पाँचों से तो कंफर्म जाएगा ही जाएगा। आप इसके जगह पे कोई भी नंबर लिख लो, लाइक अगर आप यहाँ पे 3 3 3 3 3 3 लिखते हो ना, तो ये क्या है, ये 3 7 11 13 और 37 तीनों से भाग जाएगा ये। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। इसका ऑप्शन क्या है, इसका ऑप्शन डी है। इसके ऑप्शन में केवल 3 7 11 ही है। अब ये देखो, अब ये क्या है मेरा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, द सम ऑफ 2 इरेशनल नंबर, द सम ऑफ 2 इरेशनल नंबर। अब इसका आंसर क्या होगा सम ऑफ 2 इरेशनल नंबर्स का, ये कैसे बताऊंगा मैं, देखो। अब अगर मैं सम ऑफ 2 इरेशनल नंबर लिखता हूँ, मैं अगर यहाँ पे एक नंबर लिखता हूँ 9 प्लस रूट 2, वेट 9 माइनस रूट 2 लिखता हूँ, 9 माइनस रूट 2। ओके, अब 9 माइनस रूट 2 मैंने लिखा।
अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं इसके अंदर ना √2 ऐड कर देता हूँ। मैंने क्या किया, मैंने इसके अंदर √2 ऐड कर दिया। मतलब ये देखो, ये भी मेरा क्या है, ये भी मेरा इर्रेशनल है और ये मेरा क्या है, मेरा इर्रेशनल है। ओके, तो ये देखो, इसको ऐड करता हूँ तो ये √2 निकल जाएगा। आंसर क्या मिलेगा मेरे को, 9। तो मैं 9 को क्या लिख सकता हूँ, 9/1, मतलब p/q के फॉर्म में लिखा। तो ये मेरा क्या, ये मेरा रैशनल है। ओके, मतलब मैं सम ऑफ 2 इरेशनल नंबर्स को रैशनल के फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। बट अभी आंसर में मत जाना। अगर मैं यहाँ पे नंबर लिखता हूँ मेरा √5 माइनस √2 और यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया √2 वापिस, तो √2 से √2 कैंसिल हुआ, फिर मेरे को क्या मिल गया, √5 मिल गया। मतलब ये क्या मेरा इरेशनल है। ओके, अब अगर ऐसा मत समझना कि इसका जो माइनस है वही प्लस लिखना है। आप यहाँ पे √7 प्लस √3, मेरा एक इरेशनल हुआ और यहाँ पे मैंने √2 लिख दिया या फिर √5 लिख दिया। ओके, ये मेरा दूसरा इरेशनल नंबर हुआ। तो यहाँ पे देखो, इरेशनल प्लस इरेशनल, √7, 3, 2, 5, किसी का भी आंसर एक फाइनाइट डिजिट्स में नहीं है हम लोग के पास, तो ये इनका भी सम क्या होगा, इरेशनल होगा। ओके, तो देखो, एक साइड तो दो इरेशनल नंबर का सम क्या मिल रहा है हम लोग को, रैशनल मिल रहा है, और दूसरी तरफ दो इरेशनल नंबर का सम क्या मिल रहा है, हमको इरेशनल ही मिल रहा है। मतलब इसका आंसर इरेशनल होगा या रैशनल होगा, ये क्वेश्चंस की डिमांड पे डिपेंड करता है। तो इट मे बी रैशनल और इरेशनल। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। अब ये देखो, ये क्वेश्चन क्या है, ये देखो, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, नाइस वन क्वेश्चन है ये नाइस वन क्वेश्चन की कैटेगरी में जा सकता है। क्वेश्चन क्या बोला मेरा, इफ द नंबर्स q+2 एंड q+6 ऑल आर प्राइम, मतलब ये q+2 q आएगा, q+2 एंड q+6 क्या है, ऑल आर प्राइम नंबर्स है। ओके, फिर उसके बाद में व्हाट कैन बी द वैल्यू ऑफ 3q+9। अभी देखो, जब आप किसी भी कितने भी प्राइम नंबर्स को जोड़ लो, उसका आंसर हमेशा प्राइम नंबर ही आता है। उसका आंसर हमेशा क्या आना चाहिए, प्राइम नंबर ही आना चाहिए। तो ये 3q+9 की वैल्यू क्या हो सकती है, ये हमको पता लगाना है। ओके, तो ये देखो, अब अगर मैं यहाँ पे 3q+9, ये देखो, अब इस टाइप के क्वेश्चंस में हम लोग को तो आंसर हम लोग अज्यूम नहीं कर सकते कि प्राइम नंबर्स अनंत है ना, अनंत प्राइम नंबर से, तो हम लोग ऑप्शन से रखा है, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन लिमिटेड है, 4 ऑप्शन से, उसमें से भी एक तो दिया नहीं है, सिर्फ 3 ऑप्शन दिए, तो ऑप्शन रख के देखते हैं। अगर मैं 3q+9 की वैल्यू क्या रखता हूं, मैं 18 रखता हूं। ओके, 3q+9 की वैल्यू में अगर 18 रखता हूं तो 3q वहीं रहेगा, 9 वहां पे जाएगा, माइनस होगा तो कितना बचेगा, 9। तो मतलब q की वैल्यू कितनी मिल जाएगी मेरे को, 3 मिल जाएगी। अगर मेरी q की वैल्यू 3 होती है, तो अगर मैं किसको q+2 और q+6 में पुट करके देखता हूँ, तो क्या मेरे को प्राइम नंबर मिलेंगे। एक तो मेरा 3 बन जाएगा, और 3 + 2 5 होगा, और एक क्या मेरा होगा, 3 + 6 कितना होगा, 9 होगा। 3 मेरा प्राइम है, 5 मेरा प्राइम, बट 9 मेरा प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए q की वैल्यू 18 तो नहीं हो सकती। मतलब 3q+9 की वैल्यू 18 तो नहीं हो सकती, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, q+2 और q+6 जिससे प्राइम रहे। ओके, अब इसके वैल्यू के लिए, मतलब कि 3q+9 की वैल्यू के लिए q की वैल्यू इंपॉर्टेंट है, और q की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए जो q+2 और q+6 को प्राइम रखे। ओके, अब अगर मैं q की वैल्यू 3q+9 की वैल्यू क्या रखता हूं मैं, 42 रखता हूँ। ओके, तो 3q = 42 - 9, अरे 42 आएगा, 42 - 9, 42 - 9 कितना होता है मेरा, 33 होता है, 33, और ये 3q, तो q मेरा कितना मिल जाएगा मेरे को, 11 मिल जाएगा। अब अगर मैं q की वैल्यू यहाँ पे रखूँ, q+2 और q+6 में, क्या मेरे को प्राइम नंबर्स मिलेंगे। देखो, एक तो 11 हुआ, एक 13 हुआ, और एक क्या हो गया मेरा, 11 + 6 17। चलो, मिल गया। ये तीनों मेरा क्या प्राइम नंबर है, बट हमारा एक ऑप्शन और बचा, क्योंकि यहाँ पे बोला गया बोथ बी एंड सी, इसलिए हम लोग को तीनों रख के चेक करना पड़ेगा। ये पॉसिबली मेरा हो सकता है। ओके, अब ये देखो, अब मैंने यहाँ पे क्या रखा है, 3q+9 = 60, 3q = 60 - 9 कितना होता है मेरा, 51 होता है। तो q मेरा कितना होगा, q मेरा होगा 17। अब मैं 17 यहाँ पे रखता हूँ, तो एक तरफ मेरे को 17 मिलेगा, एक तरफ मेरे को 19 मिलेगा, और एक तरफ मेरे को 17 और 6 कितना मिलेगा, 23 मिलेगा। तो 17, 19 और 23, ये तीनों मेरा भी क्या प्राइम नंबर है। मतलब मेरे जो ये 3q+9 की वैल्यू, वो 42 भी हो सकती है या 60 भी हो सकती है, मे भी कुछ भी, मतलब बोथ बी एंड सी। मतलब कि इस
इसको रखने के बाद मेरे को जो क्यू की वैल्यू मिलेगी वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी कि मेरा क्यू, क्यू प्लस टू और क्यू प्लस सिक्स क्या तीनों प्राइम ही रहे, और यहाँ पे वो कंडीशन सेटिस्फाई भी कर रही है। ओके, तो ऑप्शन 10 का मेरा आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। चलो ये देखो, ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन है अभी तक का ऐसा क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन ना एक बार कैट के एग्जाम में पूछा जा चुका है, कैट के एग्जाम में, और सीडीएस के 2009 में भी क्वेश्चन पूछा गया, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बेस्ट क्वेश्चन है। ओके, अगर आप में से जिसने भी नंबर सिस्टम पढ़ी है 50% भी अगर पढ़ी है, तो उन लोगों में बोलना चाहता हूँ कि आप लोग वीडियो को पॉज करो और ये क्वेश्चन खुद से ट्राई करो सॉल्व करने का। ओके, तो यहाँ पे ना एक और आएगा, यहाँ पे इक्वल टू का सिंबल आएगा। वो इस सॉफ्टवेयर में ना वो सिंबल टाइप नहीं होता, इसके लिए मैं यहाँ पे लिखा नहीं हूँ, बट यहाँ पे क्या आएगा, लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। ओके, तो ये देखो, तो इस क्वेश्चन को ना खुद से ट्राई करो एक बार। इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो एक बार, सॉल्व होता है कि नहीं वो देखो कि इसका आंसर क्या आता है ए बी सी डी में से। ओके, तो आप लोग वीडियो को पॉज करो, मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। ओके, चलो देखो सॉल्यूशन आपका अब तक शायद सॉल्व हो गया हो। तो क्वेश्चन क्या बोलेगा, लेट पी डिनोट्स द प्रोडक्ट ऑफ पी इक्वल्स टू 2 इंटू 3 इंटू 5 अप टू कहाँ तक गया ये 59 इंटू 61। क्या मेरा ये प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स फ्रॉम 2 to 61। अब दिमाग में ऐसा मत रखना कि मैं कोई फॉर्मूला बताऊंगा, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं होता और ना ही बन सकता है। मतलब बन सकता है लेकिन कब बनेगा पता नहीं अपने को। ओके, फिर क्या बोला गया, कंसिडर सीक्वेंस p प्लस एन, जहाँ पे n की वैल्यू 2 से 59 के बीच में लाई करती है। व्हाट इज द नंबर ऑफ प्राइम्स इन दिस सीक्वेंस, व्हाट इज द नंबर ऑफ प्राइम्स इन दिस सीक्वेंस वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। ओके, n क्या मेरा नेचुरल नंबर है। अब तो p प्लस एन का एक सीक्वेंस बोला गया है मेरे को। ओके, अब मेरे जो n की वैल्यू है वो 2 से लेकर 59 के बीच में कुछ भी हो सकती है। मतलब वो 2 भी हो सकती है, 59 भी हो सकती है, या उनके बीच के कोई भी नंबर्स हो सकते हैं, मतलब 2 to 59। ओके, तो यहाँ पे मैं इनमें से कोई भी एक नंबर रखता हूँ। अब ये क्या मेरा p है, मतलब 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या मेरा 7 है, इंटू अप टू कहाँ तक गया मेरा 59 इंटू 61 तक गया। ओके, अब ये देखो, अब इसके अंदर मैं अगर एक नंबर ऐड करता हूँ 7, इसमें से मैंने एक नंबर ऐड किया 7 इनके बीच में से, तो मेरा 7 यहाँ पे कॉमन निकाल लूंगा मैं। तो 2 इंटू 3 इंटू 5, 7 मैंने कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे कितना बचेगा 59 इंटू 61। 7 मैंने आसमान से नहीं लिया, 7 इसके बाद का प्राइम नंबर है जो लिखा नहीं लेकिन वहाँ पे है। ओके, 61 प्लस 1, 7 कॉमन लिया ना। ओके, तो यहाँ पे देखो, जब मैं 7 कॉमन ले लिया, काम करता हूँ इसको नेक्स्ट स्लाइड पे लेता हूँ। p प्लस एन क्या लिखा है मैंने 7 इंटू 7 कॉमन लिया ना। देवा, मैंने क्या किया 7 कॉमन लिया, तो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू अप टू 59 इंटू 61 प्लस 1। ओके, अभी देखो, अब ये नंबर मेरा किस किस से भाग जा सकता है, मेरा एक तो इसका ये पूरी संख्या 1 से भाग जाएगी, ये पूरी संख्या 7 से भाग जाएगी, और ये पूरी संख्या मेरी 2 इंटू 3 इंटू 5 अप टू 59 इंटू 61 प्लस 1, या इस नंबर से भाग जाएगी। ओके, क्योंकि मेरे को यहाँ पे दो फैक्टर दिख रहे हैं। अगर मैं इसको 2 फैक्टर में डिवाइड करूँ तो एक तो ये हो गया और एक ये हो गया। ओके, तो ये नंबर इन 3 से पूरी तरह भाग जा सकती है, और इसके फैक्टर क्या हो गए 3 या 3 से ज़्यादा। तो यहाँ पे देखो क्या बोला, व्हाट इज द नंबर ऑफ प्राइम्स इन दिस सीक्वेंस। अब जो केस आपने 7 के साथ लिया है वही केस तो हर एक प्राइम नंबर, मतलब कि 7 मेरा क्या है नेचुरल नंबर, मतलब कि वो केस हर एक नंबर के साथ यहाँ पे होगा, वो सीन यहाँ पे हर एक नंबर के साथ रिपीट होगा। उसके 3 फैक्टर मेरे को मिलेंगे, उसके क्या होंगे मेरे को 3 फैक्टर मिलेंगे ना। मतलब यहाँ पे मेरा प्राइम नंबर बनेगा ही नहीं, क्योंकि प्राइम नंबर के 2 फैक्टर थे, लेकिन यहाँ पे हमको कितने मिल गए, यहाँ पे हमको 3 फैक्टर मिल गए, ना।
तो ये मेरा प्राइम नंबर नहीं, ये मेरा कंपोजिट नंबर है। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ प्राइम्स इन दिस सीक्वेंस, प्राइम नंबर्स कितने हैं इसके अंदर, 0। तो इसका क्या होगा, इसका ऑप्शन ए होगा। ओके, तो अभी आप में से ना जो स्कॉलर बच्चे होंगे उनके मन में डाउट रहा होगा, सर अगर इनके बीच में मतलब अगर 7 की जगह पे लाइक मैं 18 रखता हूँ, 7 तो आपने प्राइम नंबर ही रखा इनके जगह पे, मैं अगर प्राइम नंबर न रखे कुछ और नंबर रखता हूँ, लाइक मैंने अगर 9 रखा, क्योंकि 9 तो प्राइम नंबर नहीं है मेरा, तो क्या 9 से सॉल्व होगा, मतलब बिल्कुल सॉल्व होगा 9 से, क्यों नहीं होगा, क्योंकि 9 तो मेरा प्राइम नंबर नहीं है ना। तो देखो p प्लस एन, ओके, तो ये क्या है मेरा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, फिर यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को भगवान, इंटू 59 इंटू 61, ओके, प्लस मैंने कितना लिया, 9 लिया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं 9 को क्या लिख सकता हूँ, मैं 9 को लिख सकता हूँ 3 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू अप टू 59 इंटू 61, इसको मैं 3 इंटू 3 लिखता हूँ। अब मैं क्या किया, मैंने 3 कॉमन लिया, तो 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 59 इंटू 61। अब जब मैंने 3 कॉमन लिया तो यहाँ पे केवल मेरा 3 बचेगा, तो इसके 3 फैक्टर बन जाएंगे, एक तो 1 बनेगा, एक तो खुद 3 बनेगा, मतलब ये एक फैक्टर होगा और ये एक पूरा फैक्टर होगा। वो तीसरा फैक्टर क्या होगा, 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 59 इंटू 61, ओके ओके, तो इसके भी 3 फैक्टर होंगे। अब अगर आपके मन में डाउट होगा कि सर अगर मैंने दूसरा नंबर लिया, तो यहाँ पे मेन आपको नज़र डालने की जरूरत है कि यहाँ पे 2 और 8, 2 और 3 दोनों है मेरे, 2 और 3 दोनों है। अगर नंबर मेरा इवन हुआ तो 2 का मल्टीपल होगा, अगर कोई नंबर ऑड हुआ तो 3 का मल्टीपल होगा, शायद तो 5 का मल्टीपल हो, 7 का मल्टीपल हो, समझ रहे हो ना। देखो जैसे मैंने यहाँ पे एक नंबर लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके। अभी देखो अब नंबर मेरा 1 का तो मल्टीपल रहेगा ही रहेगा, कंफर्म है, वो मेरा 2 का मल्टीपल बन सकता है, 3 का बन सकता है। अगर वो नंबर 4 का मल्टीपल है तो वो 2 का मल्टीपल भी रहा होगा, अगर 5 का है तो 5 हमारा सीरीज में है, अगर वो 6 का मल्टीपल है तो 6 भी मेरा 2 का मल्टीपल है, अगर वो 7 का मल्टीपल है तो 7 भी मेरा इस सीरीज में, अगर वो 8 का मल्टीपल है तो मतलब कि वो 2 का मल्टीपल भी रहा होगा 8, अगर 9 का मल्टीपल है तो सीरीज में मेरा 3 भी है। मतलब देख रहे हो ना, नंबर कुछ भी आ जाए यहाँ पे उसके मल्टीपल्स हमको मिल जाएंगे इस सीरीज के अंदर, समझ रहे हो ना। तो मतलब आप यहाँ पे कुछ भी नंबर रखो, चाहे वो प्राइम रखो या कंपोजिट रखो, चाहे इवन रखो या ऑड रखो, इसके हमेशा 3 फैक्टर है, 3 से ज़्यादा फैक्टर ही बन सकते हैं, मिनिमम 3 फैक्टर तो हमको मिल रहे हैं यहाँ पे। तो इसका क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा कि इसके अंदर एक भी प्राइम नंबर नहीं है, ओके। ये बस मतलब मस्त क्वेश्चन था अब तक का। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ओके, तो क्वेश्चन नंबर 12, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, नाइस वन। तो आई सजेस्ट वीडियो को पॉज करो और खुद से ट्राई करो सॉल्व करने, क्योंकि ये 10वीं के लेवल का क्वेश्चन है, मतलब कि कंसेप्ट 10th के लेवल का इसमें यूज़ हुआ है। ये कोई इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, बस अच्छा क्वेश्चन है। क्योंकि 2009 में जब ये क्वेश्चन पूछा गया था ना, तो उस टाइम पे सारे बच्चों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया था, क्योंकि मैं भी जिनको सिखाता हूँ ना, मैंने उनको भी क्वेश्चन दिया था फर्स्ट टाइम में, वो भी इस क्वेश्चन को क्रैक नहीं कर पाए थे, ओके। तो ट्राई दिस क्वेश्चन एट वंस बाय योर सेल्फ, अगर सॉल्व हुआ तो बहुत अच्छी बात है कि आपका प्रैक्टिस और नंबर्स में पकड़ बहुत ही अच्छा है, ओके। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पे 3 डिजिट दिया हुआ है, 3 डिजिट नंबर, वो क्या है मेरा HTU है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इफ विद h इज ग्रेटर देन u, यहाँ पे कंडीशन दिया h इज ग्रेटर देन u, इफ द डिजिट्स आर रिवर्स्ड, इफ द डिजिट्स आर रिवर्स्ड, अगर मैं इसको UTH कर दूं, एंड द नंबर थस फ्रॉम सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ओरिजिनल नंबर, मतलब HTU को मैंने UTH से माइनस कर दिया, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ओरिजिनल नंबर, द यूनिट डिजिट द रिजल्टिंग नंबर इज 4, मतलब कि इसके रिजल्ट में जो यूनिट डिजिट आएगा वो मेरा 4 होगा। वॉट आर द अदर 2 डिजिट्स ऑफ द रिजल्टिंग नंबर, मतलब कि इसके बाकी के 2 डिजिट क्या होंगे वो मुझे पता लगाना है, ओके। इसके बाकी के 2 डिजिट क्या होंगे वो मुझे पता लगाना है। तो ये कैसे होगा, अब ये देखो सिंपल क्वेश्चन है, कुछ टफ नहीं है। अगर मैं HTU को अगर ऐसा लिखता हूं, H इंटू 100 प्लस T इंटू 10 प्लस U, अभी देखो H मेरा क्या है 100 प्लेस पे,
टी मेरा क्या 10th प्लेस पर, यू मेरा क्या है यूनिट प्लेस पे। अगर मैं 392 को ऐसा लिखूँ 300 प्लस 90 प्लस 2, तो ये मेरा 392 होगा। तो मैं 300 क्या लिख सकता हूँ 3 इंटू 100, 90 को 9 इंटू 10 प्लस 2। तो ये उसी फॉर्म में लिखा है मैंने। ओके, तो वापस क्वेश्चन पे जाते हैं अपने। ये मेरा कितना है, मेरा u है। तो फिर मैं यू टी एच को क्या लिख सकता हूँ रिवर्स करने के बाद, u इंटू 100 प्लस t वही रहेगा t इंटू 10, और यहाँ पे मेरे को कितना मिल जाएगा h मिल जाएगा। ओके, अभी देखो अब क्या मेरे को दोनों को सब्ट्रैक्ट करने को बोला है, मतलब कि एच टी यू माइनस यू टी एच। ओके, सो बी केयरफुल, इसके अंदर ध्यान रखना सॉल्व करते हो। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को 100h प्लस 10t प्लस यू माइनस ऑफ, ये माइनस लगते ये पूरा साइन माइनस में बदल जाएगा। तो 100u माइनस 10t माइनस h। ओके, तो यहाँ पे देखो अब यहाँ पे क्या 10t से 10t कैंसिल हो गया मेरा। अब यहाँ पे 100h, यहाँ पे क्या 100u है। तो यहाँ पे देखो एक h से एक h माइनस होगा, मतलब कि 100h माइनस h प्लस u माइनस 100u। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को 99h माइनस 99u। ये इसका माइनस का साइन यहाँ पे आएगा। तो h मेरा क्या है u से बड़ा है, तो हमको मालूम पड़ रहा है वो। अब अगर मैं यहाँ पर 99 कॉमन निकाल लेता हूँ, 99 मतलब कॉमन निकाले तो h माइनस यू मेरे को मिल गया। कितना मिल गया मेरे को h माइनस यू कौन मिल गया। अब मेरे को क्या बोला है कि इसका जो यूनिट डिजिट है वो 4 है। यूनिट डिजिट क्या है 4 है। तो यहाँ का इसका यूनिट डिजिट क्या है 99 का 9 है। तो मैं 99 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ कि इसका यूनिट डिजिट 4 आ जाए। जाहिर सी बात है 9 में यूनिट डिजिट 4 केवल एक ही नंबर पे आता है 54, 9 छंग 54, 9 5 बता 9 छंग 54। तो 9 6 54 में ही केवल 4 आता है, बाकी 9 के किसी भी टेबल में 4 नहीं आता। ओके, और इसका जो आंसर है वो 3 डिजिट नंबर ही होगा। तो मैंने यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई किया, तो 9 6 54, 4 यहाँ पे आया तो 5 कैरी हो गया। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को 9 छंग 54, 54 और 5 कितना था 59। तो 5 और 9 उसके क्या होंगे अगले डिजिट्स होंगे, मतलब ऑप्शन ए इज माय राइट आंसर। 5 और 9 होंगे उसका आंसर। सिंपल क्वेश्चन था, मतलब मेरा जो h माइनस यू है उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू होगी 6। h माइनस यू की वैल्यू मेरी क्या होगी, h माइनस यू की वैल्यू मेरी 6 होगी। ओके, सिंपल वन, नॉट सो मच टफ। नेक्स्ट पे जाते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, एसेरेशन और रीजन, ऐसे टाइप के भी क्वेश्चंस बनते एग्जाम में। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस ना ज़्यादातर करेंगे, एक तो ज्योमेट्री में बनेंगे, ट्रिग्नोमेट्री में, या फिर नंबर सिस्टम। बस इन्हीं 3 चैप्टर्स के ऊपर एक ऐसे टाइप के क्वेश्चन से बना सकता है, चाहे ज्योमेट्री, चाहे ट्रिग्नोमेट्री, या फिर नंबर सिस्टम। ओके, तो ये देखो, तो इसके अंदर क्या होगा, 0 इज अ होल नंबर। सही बात है, 0 मेरा एक होल नंबर है। और उसका रीजन क्या है, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। भाई 0 होल नंबर होने के लिए एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर कैसे बोले हम लोग, क्योंकि इंटीजर मेरा क्या होता है, इंटीजर मेरा एक पूरा नंबर था, मतलब 0 1 2 3। होल नंबर क्या मेरा 0 से चालू होता है। अब अगर मैं इसको ऐसा लिखूँ -1 -2 -3, ओके, ये भी मेरा क्या है इंटीजर है ना, मतलब कि -1 भी एक इंटीजर है, -2 भी इंटीजर है, -3 भी इंटीजर है, 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है। तो एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर नहीं हो सकता। होल नंबर में केवल पॉजिटिव इंटीजर्स आते हैं। क्या आते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स आते हैं। ओके, बट एवरी इंटीजर इज नॉट अ होल नंबर। तो नेगेटिव वाले उसके अंदर नहीं आते, मतलब एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि नेगेटिव इंटीजर होल नंबर में नहीं आते, क्योंकि होल नंबर में केवल 0 से चालू होता है और वो पॉजिटिव होता है केवल। तो यहाँ पे क्या है, ए एन आर आर करेक्ट, ए एंड आर करेक्ट, ए एंड आर करेक्ट, दोनों में करेक्ट बोले, बट आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन 2 है, तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा। आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बट यहाँ पे आर को करेक्ट बोला, इसलिए ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ए इज करेक्ट बट आर इज रॉन्ग, सही है, और ए इज रॉन्ग बट आर इज करेक्ट, ए भी गलत है, क्योंकि ए ही मेरा सही है। 0 एक होल नंबर है, बट हर एक इंटीजर होल नंबर नहीं होता। एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज अ होल नंबर, आप ऐसा बोल सकते हो, एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज अ होल नंबर। अगर यहाँ पे स्टेटमेंट में ऐसा कर दिया रहता कि एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज अ होल नंबर, तो ये दोनों करेक्ट होता।
और इसका आंसर क्या होता है, ऑप्शन ए होता तब। ओके ओके, तो ये वाला देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या मिला, क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 14 क्या हमारा, वन नंबर dividing 4996 by a certain number, the quotient is 62 and the remainder is 32, then what is the divisor। ये जो सर्टन नंबर की बात कर रहा है वो मेरा डिवाइजर की ही बात कर रहा है, मतलब मेरे को डिवाइजर निकालना है। तो यहाँ पे मेरे को क्या क्या दिया, यहाँ मेरे को दिया है डिविडेंड दिया है मेरे को। डिविडेंड क्या है मेरा 4996 है। क्वोशंट कितना है मेरा, क्वोशंट है मेरा 62, और ये जो मेरा रिमाइंडर है वो कितना है मेरा, रिमाइंडर है मेरा 36। ओके, अभी देखो, ओके, तो हमारा इसका फॉर्मूला क्या होता है डिविजर फाइंड करने का, मैंने आपको बताया है। डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ओके, तो डिविडेंड कितना है मेरा डिविडेंड है 4996, डिविजर को मैंने मान लिया x, इंटू क्वोशंट कितना मेरा 36, नहीं क्वोशंट मेरा 62 है, 62 और मेरा प्लस 36। ओके, तो मैंने यहाँ पे साइड में इसको सॉल्व करता हूँ। देखो ये सॉल्व करना तो आपको अभी करना चाहिए, क्योंकि मैंने यहाँ पे सब कुछ बता ही दिया क्वेश्चन का, और ये इतना टफ क्वेश्चन भी नहीं है, तो ये 62x मेरे को मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको माइनस के लिए भेज देता हूँ, प्लस 36 वहाँ जाएगा, माइनस होगा तो कितना बन जाएगा 4960 इक्वल टू 62x। तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी मेरे को 4960 डिवाइडेड बाय 62। अब इसका आंसर आँख मूंद करके आप बता सकते हैं, 62 अठे 496 होता है, मतलब इसका आंसर आएगा 80। अब ये दिमाग में कैसे क्लिक हुआ, ये देखो, एक तो लास्ट में इसकी 0 है, मतलब इसका जो भी आंसर होगा x का, इसके एंडिंग में 0 आना ही है, मतलब b और d ऐसे कैंसिल हो गए मेरे। अब यहाँ पे क्या 8 और 9 बचता है मेरा, तो मेरे को ये और डिजिट देखना है। तो यहाँ पे मेरा 62 है ना, तो 62 में कितना मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे को इसको यहाँ पे 6 मिले। 9 मल्टीप्लाई करूँगा तो 8 आएगा, तो 8 तो यहाँ पे 6, तो अगर मैं यहाँ पे 8 रखता हूँ तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 कैरी 1, 8 50 8 48 और 1 49, मतलब 496। और अगर यहाँ पे 0 होता तो 0 आता, मतलब ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर होगा। समझे, डायरेक्ट एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने का, डायरेक्ट टाइम वेस्ट नहीं करने का क्वेश्चन के लिए। ओके, अब ये देखो, तो ये क्वेश्चन क्या है मेरा, क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम नंबर। अब इनमें से मेरे को मेरा प्राइम नंबर बताना है, तो आंख मूंद करके ऑप्शन होगा ऑप्शन डी 331। ओके, अब ये कैसे पता चला, अब देखो नंबर क्या लिखे मेरे 667 लिखा है, 861 लिखा है, फिर 481 लिखा है और 331 लिखा है। ओके, अब ये देखो, अब 86 मतलब 8 से 14 15, इसका सम कितना आ रहा है 15 आ रहा है, मतलब ये नंबर मेरा 3 से भाग जाता है, तो इसके फैक्टर क्या हो गए 2 से ज़्यादा हो गए, एक तो खुद 1 और एक तो खुद 861 और एक फैक्टर मेरा हो गया 3, मतलब ऑप्शन बी तो मेरा नहीं होगा। फिर उसके बाद मेरा क्या होता है 667। अब 667 अगर आप ध्यान से देखो तो ये 23 से डिवाइड हो जाता है और ये 29 से भी भाग जाता है 667। सिंपली बोलता हूँ ना बच्चों, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ना 30 तक के टेबल याद कर लो, बस खत्म। कंपोजिट प्राइम नंबर हलवा, चुटकी सवाल, फिर कुछ नहीं बचेगा, चुटकी। जितने लोग ट्रिक बताते हैं ना, ट्रिक से भी काम होता है, बट अगर आप इतना टेबल याद कर लोगे ना तो आपका तो काम मचा देगा एग्जाम में, मतलब बवाल एकदम। ओके, तो ये 23 और 29 से डिवाइड होता है। अब ये जो मेरा 481 है ये मेरा ना 13 से भी डिवाइड होता है और ये मेरा 37 से भी डिवाइड होता है। अगर 37 का नहीं आता है तो भी 13 का जो टेबल आता है ना, ये मेरा पूरा नंबर 13 से डिवाइड होता है। बस ये मेरा एक 331 ऐसा एक नंबर है जो सिर्फ 1 और 331 से डिवाइड होता है, इसका कोई फैक्टर नहीं है, इसका कोई फैक्टर नहीं है। ओके, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में क्लिक नहीं हुए ना तो स्किप इट, छोड़ दो, टाइम मत बर्बाद करो। आप इसको सारे नंबर्स का फैक्टर्स निकालने बैठोगे, डिवाइड करने बैठोगे, कुछ मत करो ऐसा। ओके, ऐसा कुछ का। और हमेशा याद रखो ऐसे क्वेश्चंस में ना ये एंडिंग डिजिट ना प्राइम नंबर से दिया होता है। कभी वो लोग गलती से भी इवन नंबर देने की गलती नहीं करते वो लोग, क्योंकि मालूम है बच्चे ऑप्शन से टिक मार देंगे। ओके, अगर एग्जाम में क्लिक हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो स्किप कर दो उसको। वैसे क्लिक तो होना चाहिए, इतना टेबल याद कर लोगे ना तो कुछ भी आपको दिमाग में आ ही जाएगा वो। ओके, देखो 30 तक के पहाड़े, फिर उसके बाद में 1 से 50 तक के स्क्वायर
और 1 से 40 तक के क्यूब। अगर इतना आता है ना तो इतना टफ नहीं पड़ेगा आपको किसी भी मतलब कि सारे मतलब कि क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि क्वेश्चंस के कंसेप्ट इतने इतने से होते हैं। क्वेश्चन टफ जाके पड़ता है कैलकुलेशन के ऊपर। अगर कैलकुलेशन में इतना ही आपको सब आता है तो कहाँ टफ पड़ेगा आपको कैलकुलेशन। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 987 gives a remainder 59 when the same number is divided by 21 what is the remainder। मैंने आपको बताया अगर एक नंबर n है, अगर उसको हम लोग 987 से डिवाइड करते हैं और उसने रिमाइंडर कितना दिया 59 दिया, फिर उसके बाद क्या बोला गया, अगर सेम नंबर को हम लोग 21 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा। कुछ नहीं करना है, जो रिमाइंडर 59 मिला है ना उसी को 21 से डिवाइड कर दो, आंसर कितना आएगा 17 आएगा। रिमाइंडर इज 17, रिमाइंडर कितना होगा 17 होगा। 21 टू 42, 59 में से 42 निकल जाएगा तो 17 रिमाइंडर बचेगा। ओके, अगर इसका बेसिक देखना है तो बेसिक के पीछे अभी जाओ ही मत, क्योंकि प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लो, बेसिक इसमें बताते ही नहीं है। अगर ऐसा कभी क्वेश्चन पूछेगा ना तो जो रिमाइंडर निकला है ना, मतलब 59 रिमाइंडर है ना, उसको 21 से भाग दे दो, मतलब जो अगले नंबर से डिवाइड किया गया उससे उसको भाग दे दो। 21 टू 42 तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा मेरा 17 बच जाएगा। तो ऑप्शन डी इज माई राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझा होगा 17 वाला, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन जब पूछते हैं ना तो डायरेक्ट सॉल्व कर देने का, क्योंकि ये क्वेश्चन मेरा आता है रिमाइंडर के कंसेप्ट में आता है और मैंने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन लेक्चर में सॉल्व करवाए हैं। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, विच वन द फॉलोइंग इज ऑलवेज करेक्ट। स्क्वायर ऑफ अ प्राइम नंबर इज अ प्राइम नंबर। 3 का स्क्वायर प्राइम नंबर का स्क्वायर नॉन प्राइम नंबर नहीं, मतलब ऑप्शन ए मेरा नहीं होगा, ऑप्शन है सीधा काटो। द सम ऑफ टू स्क्वायर नंबर इज अ स्क्वायर नंबर, मतलब कि अगर मैं दो नंबर का स्क्वायर करता हूँ, लाइक मैंने अगर 2 का स्क्वायर किया प्लस 3 का स्क्वायर किया, मतलब कि तो 4 + 9 कितना होता है 13 होता है, तो 13 एक स्क्वायर नंबर नहीं, मतलब ऑप्शन बी भी मेरा गलत हो गया। द नंबर ऑफ डिजिट इन अ स्क्वायर नंबर इज इवन। द नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ स्क्वायर नंबर इज इवन, गलत है, क्योंकि अगर मैं नंबर ऑफ डिजिट्स इवन कैसे होंगे, लाइक अगर मैं 13 का स्क्वायर लेता हूँ तो ये मेरा बन जाएगा कितना 169, इसके अंदर ऑड डिजिट्स है, तो ऑप्शन सी मेरा गलत हो गया, क्योंकि स्क्वायर मतलब कि इवन नंबर ऑफ डिजिट्स मेरे को नहीं मिले, इसीलिए ये क्या हो गया रॉन्ग हो गया। द प्रोडक्ट, अब ऑप्शन डी आंसर राइट होगा, जाहिर सी बात है 3 ऑप्शन रॉन्ग मिल गए। द प्रोडक्ट ऑफ 2 स्क्वायर नंबर इज अ स्क्वायर नंबर, लाइक अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर कितना होता है ये, मतलब ये 3 × 2 का स्क्वायर बन सकता है। लाइक अगर ओवरऑल एग्जाम्पल हो तो ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर कितना होता है मेरा ए इंटू बी का होल स्क्वायर, मतलब 2 स्क्वायर नंबर का प्रोडक्ट हमेशा एक स्क्वायर नंबर होगा, ऐसे हम लोग को मालूम पड़ सकता है। आप अगर करके देखना चाहो तो देख सकते हो, ये कितना होगा 9, ये कितना होगा 4, 9 जो 36 होता है, और ये मेरा कितना होगा 3 दूनी 6, 6 का स्क्वायर भी 36 होता है मेरा। ओके ओके, तो इसका ऑप्शन डी क्या होगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। देखो ऐसे क्वेश्चंस को ना आपके लॉजिक से सॉल्व किया जाता है, इसके लिए कोई फॉर्मूला वगैरह कुछ भी नहीं होता, समझ गए ना आप। अब देखो क्वेश्चन नंबर 18 के बाद से ना हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करते हैं अपने, तो आज के लिए क्वेश्चन नंबर 17 तक ही रखते हैं। अभी बहुत सारे क्वेश्चन बच्चे हम लोग के, कम से कम 180 प्लस क्वेश्चन है, तो डेली अगर 20-25 भी करेंगे ना तो 6-7 दिन में निपटा देंगे इसको, 6-7 लेक्चर्स में निपटा देंगे इसको। ओके, तो आई होप आपको अगर आज का लेक्चर अच्छे से समझा होगा तो वीडियो को लाइक करो, और जो बेस्ट पार्ट आपको लगा उसको आप कमेंट करो और वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि यहाँ पे आपको बिल्कुल फ्री सब कुछ फ्री मिलेगा। आपको इसकी पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं, उसके डाउट ग्रुप में आपको जो क्वेश्चन पूछना आप पूछ सकते हैं, वहाँ पे मैं खुद वहाँ पे सोल्यूशन करता हूँ, आपको मतलब उनका सोल्यूशन देता हूँ। और हमारा जब 1-2 चैप्टर खत्म हो जाएगा तो हम लोग अपना एक लाइव सेशन भी रखेंगे, मतलब जहाँ पे 1-to-1 इंटरेक्शन होगा मेरा आपसे, और वो होगा टीचमिंट के ऊपर होगा या फिर वो जूम ऐप के ऊपर होगा, मोस्ट प्रोबेबली टीचमिंट के ऊपर होगा, क्योंकि एक इंडियन ऐप है। ओके, क्योंकि अभी लाइव का सेटअप नहीं है, तो अगर कम बच्चे रहते हैं ग्रुप के अंदर तो जो टेलीग्राम ग्रुप में बच्चे रहेंगे ना सिर्फ उन्हीं के साथ में सेशन होगा। ओके, तो आज के लेक्चर को मैं यहीं तक करता हूँ, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और जितना हो सके उसको अपने दोस्तों के साथ तक
अपने दोस्तों तक पहुंचाओ, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री सेशन है दोस्तों। ओके, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ओके, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे फ्री कंटेंट मिल रहे हैं। अगर आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले चाहिए कि वीडियो अपलोड हो गया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ओके, तो तब तक के लिए बाय बाय, टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।